सामान्य परिचय। अब हीगल का अपन सामान्य परिचय क्या है? हीगल क्या है? हीगल पाश्चात्य राजनीतिक विचारक है। तो अब हीगल जो थे वो जर्मन आदर्शवादियों में हीगल्स का नाम क्या सबसे ऊपर था, है ना। इनका जो पूरा नाम था वो जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हीगल्स था। जो इनका जन्म है 1770 ईस्वी में दक्षिण जर्मनी के बटमबर्ग में उसका जन्म हुआ था। उसकी युवा अवस्था में फ्रांसीसी क्रांति के तूफानी दौरे से बीती है। अब उसके दर्शन का महत्व दो बातों पर निर्भर करता है। पहला है द्वंद्वात्मक पद्धति, दूसरा है राज का आदर्शीकरण। अब अपन पढ़ेंगे दूसरा पॉइंट, हीगल की रचनाएं। अब हीगल्स ने कौन कौन सी बुकें लिखी हैं? अब इन्होंने सबसे पहले लिखी हैं फिनोमिनोलॉजी ऑफ स्पिरिट, ये है 1807 में। साइंस ऑफ लॉजिक 1816 में। फिलॉसफी ऑफ लॉ या फिलॉसफी ऑफ राइट्स 1821 में। कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ जर्मनी, फिर लिखी है फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री 1836 में, लेकिन ये मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई थी। अब इसके बाद अपन लिखेंगे हीगल्स का क्या जो है वो हीगल्स का विश्वात्मा का विचार क्या है। हीगल्स के अनुसार इतिहास विश्वात्मा की कहानी है तथा इतिहास में घटित होने वाली सभी घटनाओं का संबंध विश्वात्मा के निरंतर विकास के विभिन्न चरणों से है। विश्वात्मा की अवधारणा एक आध्यात्मिक विचार है। हीगल्स ने ही विश्व इतिहास की विभिन्न घटनाओं को एक विकास क्रम में जोड़कर विकास के अनवरत क्रम का निर्माण किया है। अब विशुद्ध अद्वैतवादी विचारक हीगल्स सभी जड़ चेतन वस्तुओं का उद्भव विश्वात्मा के रूप में देखता है। वेदांतियों के तत्वमसी आत्मा ब्रह्मा की भांति हीगल का दार्शनिक मान्यता है जो कुछ वास्तविक है वह बुद्धिगम्य है और जो कुछ बुद्धिगम्य है वह वास्तविक है। तो अगर अपन इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो द रियल्स इज रेटेशनल्स एंड द रेटेशनल्स इज रियल। हीगल्स के अनुसार विश्वात्मा के विकास का प्रत्येक सोपान अगले ही सोपान का बोध कराता है। ईश्वर पृथ्वी पर यात्रा करता है, ये जो कथन है वो किसने दिया था? वो हीगल्स ने दिया था। ये सोपान आंतरिक तथा ब्रह्मा जगत दोनों में पाए जाते हैं। आंतरिक सोपान विचार जगत का बोध कराते हैं तथा ब्रह्म सोपान दृश्य जगत का। हीगल्स के अनुसार विश्व आत्मा के विकास का प्रारंभिक रूप क्या है? भौतिक अथवा जड़ जगत है। उसके बाद यह वनस्पतियों और प्राणियों में अभिव्यक्त होती है और इसी प्रकार इसका उच्चतम रूप क्या है? मनुष्य के रूप में प्रकट होता है। और मनुष्य की स्थिति सर्वोपरि होती है। मनुष्य सभी जगह व्याप्त होता है क्योंकि उसमें चेतन आत्मा निवास करती है। विश्वात्मा का पुनः विकास विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के रूप में होता है। सभी सामाजिक संस्थाओं का नियामक तथा रक्षक होने के नाते ही राज्य का स्थान है सर्वोच्च है। यही कारण है कि हीगल्स राज्य को विश्वात्मा का पार्थिव स्वरूप पृथ्वी पर विद्यमान ईश्वर कहता है। विधि निर्माण मतलब कानून का निर्माण, नैतिकता सभी कुछ राज्य के अंतर्गत और चूंकि राज्य स्वयं एक नैतिक संस्था है ना। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे हीगल्स की द्वंद्वात्मक पद्धति। अब हीगल्स की द्वंद्वात्मक पद्धति क्या है? हीगल्स के मतानुसार मानव सभ्यता का विकास एक सीधी रेखा में नहीं होता है। जिस प्रकार एक प्रचंड तूफान में थपेड़े खाता हुआ एक जहाज अपना मार्ग बनाता है, उसी प्रकार सभ्यता भी अनेक टेढ़े मेढ़े रास्तों से होते हुए आगे बढ़ती है। हीगल्स के अनुसार विश्व के समस्त पदार्थों का विकास अविकसित तथा एकतापूर्ण स्थिति की ओर होता है, जिसके कारण
विरोधी वस्तुओं की स्थापना होती है। विकासवाद की इस क्रिया में निम्न कोटि की वस्तुओं ने उच्च कोटि की वस्तुओं में विकसित होकर पूर्णतः प्राप्त कर ली है। इस प्रक्रिया में वस्तुओं की निम्नता नष्ट होकर उच्चता ग्रहण कर लेती है। अब इसमें क्या है, विकसित होने के बाद कोई भी वस्तु वह नहीं रहती जो पहले थी। देखो किसी का विकास हो गया है, उसका रूप परिवर्तन हुआ था, वह नहीं रहती है ना, तो वह कुछ उन्नत हो जाती है। इस विकासवादी क्रिया को ही हिगल्स ने द्वंद्वात्मक प्रक्रिया का नाम दिया है। वस्तुतः द्वंद्ववाद शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के डायलॉग से हुई है, जिसका अर्थ है वाद विवाद करना होता है। इसमें सत्य तक पहुंचने के लिए तर्क वितर्क की प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। हीगल्स इस प्रणाली को विचारों पर ही लागू करता है। उसके अनुसार समस्त द्वंद्वात्मक प्रणाली इस प्रकार सर्वप्रथम प्रत्येक वस्तु एक मौलिक रूप वाद होता है और विकासवाद के अनुसार यह बढ़ती है और इसका विकसित रूप कालांतर में है। इसमें मौलिक रूप में बिल्कुल विपरीत हो जाता है, जिसे विपरीत रूप प्रतिवाद कहते हैं। कालांतर में मिलते हैं और इन दोनों के मेल से वस्तु का नया सामंजस्य संवाद स्थापित होता है। यह सामान्य संपूर्ण रूप से कुछ दिनों में मौलिक रूप बन जाता है या उसका वास्तविक रूप में आ जाता है और यह क्रिया आवृत होने लगती है। पहले वाद, फिर प्रतिवाद, फिर संवाद। ये विचारों की टेढ़ी मेढ़ी प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक एक पुण्य सत्य की प्राप्ति नहीं हो जाती, अर्थात प्रारंभिक रूप में कोई विचारवाद बनेगा, फिर उससे में विपरीत प्रभाव से प्रतिवाद, फिर प्रतिवाद के उपरांत संवाद। यह प्रक्रिया अंतिम सत्य की खोज लगी रहती है या अनवरत चलती रहती है। द्वंद्वात्मक प्रणाली द्वारा समाज तथा राज्य के विकास का अध्ययन। इस पर द्वंद्वात्मक प्रणाली द्वारा ही हीगल्स समाज और राज्य के विकास का अध्ययन करता है। हीगल्स की मान्यता है कि चेतन मस्तिष्क की सारी गतिविधियां द्वंद्वात्मक होती है। यथार्थता स्वयं चेतन मस्तिष्क की एक प्रणाली है। यथार्थता केवल एक विचार है। यथार्थ सत्य की प्राप्ति केवल आत्मा से ही हो सकती है, मतलब स्प्राइट से हो सकती है। आत्मा एक ग्रह रूप भी होता है। यह ग्रह रूप भौतिक होता है, जिसका प्रतिनिधित्व कौन करता है? राज्य करता है। हीगल द्वंद्वात्मक प्रणाली द्वारा राज्य के विकास का अध्ययन करते समय यह मानता है कि यूनानी राज्य मौलिक रूप थे, धर्म राज्य उसके विपरीत रूप, इसलिए राष्ट्रीय राज्य उनका एक सामंजस्यपूर्ण रूप होगा। कला, धर्म तथा दर्शन को भी इसी प्रकार मूल रूप, विपरीत रूप तथा सामंजस्यपूर्ण रूप मान्यता है। कार्ल मार्क्स ने इतिहास की अपनी भौतिकवादी व्याख्या करते हुए समय हीगल की प्रणाली का अनुसरण किया है, क्योंकि यह प्रणाली दार्शनिक दृष्टि से विकासवादी अध्ययन के लिए बहुत ठोस तथा सही प्रणाली है। हीगल्स के राजदर्शन में दो ही तत्व सबसे महत्वपूर्ण हैं। एक तत्व है द्वंद्वात्मक पद्धति और दूसरा तत्व है राष्ट्रीय राज्य का। हीगल्स के चिंतन में दोनों सिद्धांत अभिन्न थे। हीगल्स द्वंद्वात्मक चिंतन द्वारा राष्ट्रीय राज्य के महत्व का प्रतिपादन करता था, लेकिन इन दोनों में कोई तर्कयुक्त संबंध नहीं था। व्यक्ति का नैतिक विकास कुटुंब से ही आरंभ होता है। इस प्रकार की स्थिति में वाद है, लेकिन यह वाद आगे चलकर प्रतिवाद की रचना कर लेता है। कोई भी मनुष्य अपने दृष्टिकोण में एक ही स्थान पर रहकर कुटुंब पर आश्रित होकर प्रगति नहीं कर सकता।
केवल अपने कुटुंब को पोषण की भावना जो पहले स्नेह थी बाद में वह मोह बनकर रह जाती है और तेरे मेरे का भाव भी उत्पन्न हो जाता है। इस तरह कालांतर में ऐसे समाज का निर्माण होता है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन के लिए संघर्ष करता है। इस सर्वांगीण संघर्ष में प्रत्येक मनुष्य अपने ही अनुभव को व्यापक बनाता है और यह समाज प्रतिवाद का रूप लेता है। लेकिन वाद और प्रतिवाद का समन्वय होना भी अवश्यमय समाज में शांतिमय वातावरण उत्पन्न करने पर राज्य की उत्पत्ति होती है, अर्थात राज्य विवेक का परिणाम है। यह राज्य कुटुंब और समाज का अर्थात वाद और प्रतिवाद का सामंजस्यपूर्ण रूप संश्लेषण हुआ है। राज्य के अंदर भी मनुष्य जीवन के लिए संघर्ष करता है, लेकिन यह संघर्ष सृजनात्मक होता है। इससे उसकी शक्तियाँ का विकास होता है। हीगल्स ने जिस द्वंद्वात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है उसे शासन के स्वरूप पर भी लागू किया जा सकता है। निरंकुश तंत्र का वाद अपने प्रतिवाद और प्रजातंत्र को जन्म देता है। निरंकुश तंत्र और प्रजातंत्र के समन्वय से एक संवैधानिक राजतंत्र की उत्पत्ति होती है जो संवाद या संश्लेषण है। फिर है हीगल्स का व्यक्तिवाद तथा राज्य सिद्धांत। हीगल्स के राज्य पूर्व एक प्रक्रिया को स्वीकार किया है या इसने राज्य के उदय को द्वंद्वात्मक पद्धति के रूप में देखा है। हीगल पहली संस्था के रूप में कुटुंब को मान्यता है जिसमें पारस्परिक प्रेम, सहानुभूति आदि का गुण काम करते हैं। इस परिवार या कुटुंब नामक बात के प्रतिवाद स्वरूप समाज का उदय होता है जिसमें प्रतियोगिता और संघर्ष दिखाई देते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने हित की बात सोचता है। इस तरह संघर्ष जन्म लेते हैं। इससे निकलने के लिए पद पारस्परिक प्रेम एवं सहानुभूति का जीवन संग्राम में स्थान हो। इस आवश्यकता की अनुभूति के साथ राज्य का प्रादुर्भाव होता है जो कुटुंब और समाज का संश्लेषण है। राज्य, कुटुंब और समाज दोनों में गुणों का सामंजस्य है। इसलिए हीगल्स ने राज्य के अनेक विश्लेषणों से अलंकृत किया है। राज्य विश्वात्मा है और राजेश्वर का अवतार है। राज्य पृथ्वी पर विद्यमान है, ईश्वरीय विचार है। संसार के संगठन में व्यक्ति ईश्वर की इच्छा है। यह पूर्ण बौद्धिकता की अभिव्यक्ति है। अब है हीगल्स के राज्य की विशेषताएं। अब हीगल्स के राज्य की विशेषता में इसमें है पहली विशेषता राज्य का स्वरूप व सावयव। दूसरा है राज्य साध्य है, साधन नहीं। तीसरा राज्य सर्वशक्तिमान है। चौथा राज्य का स्वतंत्र अस्तित्व होता है। पांचवा राज्य देवी सत्ता है। छठवा व्यक्ति और राज्य में विरोध नहीं है। सातवां राज्य नैतिक बंधनों से मुक्त है। अब है हीगल के स्वतंत्रता संबंधी विचार। स्वतंत्रता संबंधी धारणा को हीगल्स ने रूसो और कांट से ग्रहण किया है, किंतु उसका रूप बहुत कुछ मौलिक है। उसने कांट की स्वतंत्रता को नकारात्मक, सीमित और आत्मपरक मानते हुए यह भी स्वीकार किया है कि राजनीति के क्षेत्र में व्यक्तिवादी सिद्धांत श्रेष्ठ है, राजनीतिक रूप से व्यक्तिवादी नहीं है। स्वतंत्रता अधिक विधेयात्मक और वस्तुपरक। हीगल्स ने स्वतंत्रता को व्यक्ति के जीवन का सार मानते हुए कहा था कि स्वाधीनता मनुष्य का एक विशिष्ट गुण है जिसे अस्वीकार करना उसकी मनुष्यता को स्वीकार करना है। इसलिए स्वाधीनता होने का अर्थ है अपने अधिकारों और कर्तव्यों को तिलांजलि दे देना है, क्योंकि राज्य के अतिरिक्त अन्य कोई भी वस्तु स्वाधीनता का प्रतीक नहीं हो सकती है। हीगल्स के अनुसार स्वतंत्रता सामाजिक है। इसकी प्राप्ति सामाजिक कार्यों में भाग लेने से होती है। समाज और व्यक्ति के सहयोग के बिना
कोई स्वतंत्रता संभव नहीं है। सेवाइन के शब्दों में हीगल्स का विश्वास था कि स्वतंत्रता को एक सामाजिक व्यवहार समझना चाहिए। वह उस सामाजिक व्यवस्था की एक विशेषता है जो समुदाय के नैतिक विकास के आधार पर उत्पन्न होती है। वह व्यक्तिगत प्रतिभा की चीज नहीं है। हीगल्स का स्वतंत्र नागरिक विषयक सिद्धांत प्लेटो और अरस्तु की भांति व्यक्तिगत अधिकारों पर नहीं है बल्कि सामाजिक कार्यों पर आधारित था। हीगल्स का मत है कि आधुनिक राज्य में ईसाई आचार से नागरिकता के विकास के व्यक्तिगत अधिकार और सार्वजनिक कर्तव्य के बीच ऐसा पूर्ण संश्लेषण स्थापित हो जाता है जैसा दासता पर आधारित समाज में कभी संभव नहीं था। आधुनिक राज्य में सभी मनुष्य स्वतंत्र हैं। राज्य की सेवा करके वे उच्चतम और आत्मसिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। व्यक्तिगत नकारात्मक स्वतंत्रता के स्थान पर राज्य में नागरिकता की वास्तविक स्वतंत्रता स्थापित होती है। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ओके।